मैं हूं अंकित अवस्थी और चर्चा भारतीय राजनीति की चर्चा कुछ यूं कि भारत के मानसून सत्र में जो अभी सदन का सत्र आने वाला है लोकसभा का, उसमें क्या फिर से भारत सरकार संविधान संशोधन की पेशकश कर सकती है। 131वां संविधान संशोधन जिसमें परिसीमन था, जिसमें लोकसभा के अंदर सीटों की संख्या बढ़कर 850 होनी थी, क्या वो फिर से लाया जा सकता है? यह सवाल क्यों उठ रहा है? उठ इसलिए रहा है क्योंकि हाल ही में लोकसभा के समीकरणों में बड़ी चेंजेस देखे गए हैं। लोकसभा हो या फिर राज्यसभा हो, कुछ परिवर्तन नोटिस हुए हैं। कब से? जब से पिछली बार परिसीमन का बिल आना था लोकसभा पश्चिम बंगाल इलेक्शन के दौरान, जब वो फेल हुआ, उससे लेकर अब तक बहुत कुछ बदल गया है। क्या बदल गया? पश्चिम बंगाल में सरकार बदल गई। बोले उससे क्या फर्क पड़ गया? उससे फर्क यह पड़ गया कि टीएमसी में ममता बनर्जी का जो संरक्षण प्राप्त सांसद थे, माननीय सांसद जो एक सुर में आकर के बाहर सदन की वेल में बैठ जाते थे, लगता था कि सच्चा विपक्ष की भूमिका निभाने के प्रयास में है, आज वो ममता बनर्जी को छोड़कर अध्यक्ष से मिलकर के, लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर के मांगने आए कि साहब बैठने की जगह अलग दो, हमें ममता बनर्जी वाली टीम में नहीं बैठना है। बोले क्यों? अभिषेक बनर्जी से दिक्कत है, जिनसे अब तक नहीं थी, अचानक दिक्कत है। बदला हुआ व्यवहार दर्शाता है कि ममता बनर्जी का शायद उन लोगों के अंदर डर खत्म हो गया, क्योंकि टीएमसी की राजनीति पहले डर की थी, अब यह हो सकता है कि डर कहीं और का आ गया। दोनों ही बातें हो सकती हैं। ऐसे में 20 तृणमूल के जो एमपी हैं, उन्होंने लोकसभा स्पीकर को लिखकर कहा कि भैया हमको बैठने की जगह अलग दे दो। और न्यूज इस तरह की निकल कर आई कि लोकसभा में ही नहीं, राज्यसभा में भी हो रहा है कि 4 राज्यसभा के जो टीएमसी के सांसद हैं वो इस्तीफा देकर बैठे हैं। इसका मतलब तृणमूल कांग्रेस लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर या तो इस्तीफे की स्थिति में बैठी है या फिर वो एनडीए को समर्थन देने की स्थिति में। यही हाल कुछ डीएमके का भी लग रहा है। कैसे? हाल ही में जब तमिलनाडु की सरकार बदली, तब थलापति विजय मुख्यमंत्री बने। ऐसे में डीएमके का साथ बैठी हुई कांग्रेस टीवीके के साथ, विजय के साथ हो गई। ऐसे में डीएमके ने इसे अपने ऊपर बैक स्टैबिंग माना कि ये तो पीठ में छुरा घोंप दिया, आप लोग ये कैसा कर सकते हैं। बस इसी का बदला लेने के लिए डीएमके, हो सकता है, ये कहा जा रहा है कि उन मुद्दों पर जब केंद्र अपनी तरफ से उन्हें संतुष्ट कर ले जाए कि हां भाई चलो आप हमारे साथ जुड़ जाओ, तो हो सकता है वो भी साथ हो ले, क्योंकि वो अब इंडिया ब्लॉक में नहीं रहेंगे। यानी कि तरीके से अगर आप नोटिस करें तो कुछ दिन पहले राज्यसभा से 7 आम आदमी पार्टी के सांसदों का जाकर के बीजेपी ज्वाइन कर लेना हो, या टीएमसी के सांसदों का निकल जाना हो, डीएमके का इंडिया ब्लॉक से निकल जाना हो, ये सारे वो समीकरण दिखाते हैं कि क्या वापस डिलिमिटेशन बिल की कवायद शुरू हो चुकी है। क्या इस बार मानसून सत्र में डिलिमिटेशन बिल आ रहा है? क्या लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़कर 850 हो जाएगी? क्या महिलाओं को 1/3 सीटें रिजर्व होकर मिल जाएंगी? ये सारे सवाल हैं। इन सभी को समझने के लिए कुछ समीकरण समझने पड़ेंगे। लोकसभा और राज्यसभा के कितने सांसद किस पार्टी के हैं, किस तरह से वोट की गणित है, वो सारी बातें हम लोग आप और मिलकर समझते हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करें। उससे पहले याद दिला दें, अगर आपने अभी तक मनोज वाजपेयी जी के साथ हमारा पॉडकास्ट इंटरव्यू नहीं देखा है तो देखिएगा, काफी अच्छा और एंगेजिंग है। अगर समझ में आए तो अपनी प्रतिक्रिया भी दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं साथियों। अगर आपको ध्यान हो तो अप्रैल की बात थी जब हमने आपको बताया था कि सरकार जो है वो पहली बार 12 साल में लोकसभा में हारी थी। कैसे? अपना 2/3 बहुमत सिद्ध नहीं करा पाई, या ये कहिए कि अपने माध्यम से बिल पास नहीं करा पाई। और सरकार का बिल पास ना करा पाना, अगर वो 2/3 का बात ना होता और केवल बिल पास कराने तक की लड़ाई होती तो सरकार को इस्तीफा तक देना पड़ सकता था। लेकिन 2/3 का मसला होता ही ऐसा है। कौन सा मसला? जब भी 2/3 बहुमत की आवश्यकता पड़ती है संविधान संशोधन में, तो यह निश्चित ही या तो मूल अधिकारों से जुड़ा कोई विषय होता है या केंद्र राज्य के संबंधों से जुड़ा कोई विषय होता है। तो चूंकि डिलिमिटेशन होना था, ये डिलिमिटेशन होता क्या है? डिलिमिटेशन होता है कि भारत के अंदर जितने राज्य और यूनियन टेरिटरी हैं, उनमें जनसंख्या की जो रिप्रेजेंटेशन है उसको आनुपातिक रूप से सांसद के अंदर, सदन के अंदर सीट मिले। मतलब इतनी आबादी पर एक सांसद, ये निर्धारित हो सके। क्योंकि हमारे देश में हर 10 साल के अंदर जनगणना होती है, हालांकि वो 2001 से 2011 के बाद नहीं हुई है, लेकिन हर 10 साल में होती है। और जनगणना होने के बाद जो संख्या निकल कर आती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए एक लोकसभा या राज्यसभा सीट डिसाइड की जाती है। तो लोकसभा सीटों का जब निर्धारण हो रहा हो, विधानसभा सीटों का जब निर्धारण हो रहा हो, तो जनगणना के आंकड़े आधार में यूज किए जाते हैं कि कितनी जनसंख्या
जनसंख्या पर कितने सांसद। ऐसे में भारत ने 1971 की जनगणना को ही अभी तक अपना आधार माना हुआ है। क्यों? क्योंकि उसके बाद में हमारी सदन की संख्या बढ़ाने के लिए, सदन बड़ी नहीं थी तो हमने अब संसद को बड़ा कर लिया, नई संसद बना ली, बैठने की बढ़िया जगह बना ली, तो बोले चलो अब बड़ा कर लेते हैं। अब दिक्कत क्या आ गई? दिक्कत यह आ गई कि उत्तर भारत के राज्यों में जनसंख्या ज्यादा बढ़ गई और दक्षिण भारत के राज्यों में जनसंख्या घटने लग गई। दिक्कत क्या हुई? दिक्कत यह हुई कि उत्तर भारत की जनसंख्या बढ़ गई तो जनसंख्या के हिसाब से इनके तो सांसद भी ज्यादा हो जाएंगे। जब इनके सांसद ज्यादा हो जाएंगे तो ये दक्षिण भारत के लिए कोई फैसले कैसे लेंगे? यहां से डिवाइड खड़ा हो गया। मतलब यह हुआ कि सदन की संख्या बढ़ा भी दें तो कैसे बढ़ाएं? 1971 ही रहने दो, ये दक्षिण भारतीय राज्यों ने मांग उठा दी। यही कारण हुआ कि जब महिला आरक्षण के नाम पर 1/3 सीटें रिजर्व करने के नाम पर पिछली बार एनडीए सरकार कानून लेकर आई थी, संविधान संशोधन विधेयक लेकर आई थी, वो तो पार हो गया था लेकिन उसके बदले परिसीमन पास नहीं हो पाया क्योंकि डर जो दक्षिण भारत के राज्य हैं जो अपोजिशन में इंडिया ब्लॉक के साथ हैं, उनको यही था कि आप परिसीमन में हमारे साथ कुछ गड़बड़ कर दोगे, हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा। हालांकि सरकार ने अपनी तरफ से संतुष्ट करने का प्रयास किया था कि आपकी कम जनसंख्या पर ज्यादा सांसद हम दे देंगे जैसे पूर्वोत्तर राज्यों में होता है, लेकिन वो बात नहीं बनी और वो बिल पास नहीं हो सका। क्या परिसीमन कानूनी है? बिल्कुल। भारत के अंदर संविधान में आर्टिकल 82 के तहत प्रावधानों में यह होता है। परिसीमन आयोग की बाकायदा स्थापना होती है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, संबंधित राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं, ये मिलकर परिसीमन आयोग बनाता है। और जनगणना जो 10 साल में होती है उसके बाद ही होता है। हुआ भी कुछ यही था कि जनगणना जो हुई थी ना 2011 की, उसको भी अभी तक हम डेटा में यूज नहीं करते। कारण क्योंकि जनसंख्या का वितरण असमान हो चुका है। वर्ष 2023 में जब नारी वंदन शक्ति अधिनियम आया था, शक्ति वंदन अधिनियम आया था, 106वां संविधान संशोधन था, उसमें महिलाओं को 33% आरक्षण लोकसभा में, राज्य विधानसभा में और राज्यसभा में देने का निर्धारण हुआ था। यह बिल बकायदा पास भी हो गया था लेकिन कंडीशन लगा के पास हुआ था कि यह लागू तभी होगा जब देश के अंदर परिसीमन हो जाएगा, यह लागू तभी होगा जब देश के अंदर लोकसभा की सीटें बढ़ जाएंगी। तो परिसीमन और लोकसभा की सीटें कैसे बढ़े? तो बोले जनगणना कराओ। जनगणना हो रही है क्या? बिल्कुल। 2026 में इन दिनों जनगणना चल रही है। कब कब होती है? हर 10 साल में होती है। 1 में हुई थी, 11 में हुई थी, 21 में होनी थी। 21 में कोरोना चल रहा था तो जनगणना नहीं हुई। तो कब हुई? कोरोना भी चला गया, सरकारें भी बदल गई, 2026 आ गया, अब जनगणना चल रही है। ये जनगणना का हमारा थोड़ा रिदम बिगड़ गया है। 2026 में सरकार क्या चाहती थी? सरकार चाहती थी कि एक काम करो, पिछले वाले डेटा के ऊपर ही, यानी जो पहले से पड़ा हुआ है उसी के आधार पर ही 2011 का ही ले लो, उसके आधार पर परिसीमन कर लो। लेकिन परिसीमन के ऊपर अपोजिशन नाराज हो गया कि नहीं साहब, हमें जनगणना प्रॉपर चाहिए, उसके बाद अगर होता है तब की तब देखिएगा। अब ऐसी स्थिति में केंद्र की तरफ से यानी एनडीए सरकार का क्या था कि भाई ऑलरेडी महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो कम है। महिला सांसदों की जो प्रतिशत है वो 13.9% लोकसभा में है और 16.9% राज्यसभा में है। तो क्यों ना इनकी संख्या को बढ़ावा देने का प्रयास इसी बार 2029 के इलेक्शन में कर दिया जाए। इसी बात को लेकर के मतलब सत्ता पक्ष जो है वो बिल लेकर आया था परिसीमन को लेकर के, सीटों की संख्या को बढ़ाने को लेकर। इसके लिए बकायदा 21 घंटे तक बहस भी चली थी। लेकिन इस पूरी बहस के अंदर जो 843 से बढ़ाकर 850, 543 से बढ़ाकर 850 सीटें करने का जो मानक था वो 21 घंटे की चर्चा के बाद भी सफल नहीं हुआ। 528 सांसद वोट डालने आए थे, पक्ष में मात्र 298 ही सांसद हुए। 293 तो इनके पास ओरिजिनल है, 5 को ही ये कन्विंस कर पाए अपोजिशन से, और विपक्ष के पास 230 वोट पड़े थे। बस इसी 230 सीट पर अब नजर डली हुई है। मतलब ये जो फेलियर था अप्रैल 17 का, ये अब आप इसको जून में होता हुआ सुनेंगे कि देखिए साहब यहां पर अब ये समीकरण बदलने की तैयारी चल रही है। जो 230 अपोजिशन में गए थे ना, बस उसी 230 की सेंधमारी है। मतलब जहां 352 चाहिए थे, 352 लोकसभा के सीट चाहिए थी लोकसभा में बिल पास कराने के लिए, वहां से इसकी पूर्ति करने के लिए जो 54 अन्य की जो जरूरत है वो यहां से कैसे पूरी हो, क्योंकि उस समय विपक्ष में टीएमसी भी था, डीएमके भी था, आम आदमी पार्टी भी था। उस विपक्ष को अब तोड़ने की तैयारी में यहां से सांसद धीरे धीरे निकल करके इधर के पेले में शिफ्ट होते दिख रहे हैं। तो समीकरण क्या कहते हैं उनको भी समझते हैं। तो फिलहाल के लिए जो नंबर समीकरण था वो उम्मीद है आपको समझ में आया हो। एनडीए के पास 54.2% ही रिप्रेजेंटेशन लोकसभा में निकल कर आया था और इंडिया ब्लॉक जो है वो 200 सीट 30 के साथ में आ पाया था।
इंटरेस्टिंग बात यह है कि 14 सांसद ऐसे हैं जो इंडिया ब्लॉक में भी नहीं थे। वो भी अगर सरकार सहमत कराने में कामयाब होती तो शायद यह नंबर और बढ़ा हुआ दिखाई देता। परिणाम क्या निकला? सीट की संख्या नहीं बढ़ी तो परिसीमन की भी बात नहीं हुई और यूटी की भी बात नहीं हुई, वो बिल अटक गए। मतलब संविधान का 131वां जो संविधान संशोधन था जिसमें 850 सीटें होनी थी लोकसभा में, वो अटक गया। परिसीमन अब क्या चर्चा में चल रहा हुआ है, अब क्या कहानी चल रही है? कहानी चल रही है टीएमसी में बगावत की, इंडिया ब्लॉक के अंदर बगावत की। टीएमसी में बगावत आप सबके सामने है। तृणमूल कांग्रेस के 20 पार्टी के जो एमपी वो निकल करके सेपरेट ब्लॉक बनाने के लिए और एनडीए गठबंधन को सहयोग देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो साहब 20 और जोड़ दो, 298 प्लस 20 जुड़ चुके हैं। इसके अलावा अगर आप देखते हैं 318 आपका नंबर पहुंच गया। ये वो बागी विधायक हैं। जहां तक बात हो राज्यसभा की, 4 राज्यसभा सांसद इस्तीफा टीएमसी के दे रहे हैं। सवाल बड़ा बनेगा कि भाई टीएमसी ने ऐसा क्या कर दिया इन लोगों के साथ? संरक्षण समाप्त हो गया। पहले तो ये था कि पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी हमें बचा लेंगी, अब कौन बचाएगा? ना केंद्र में कोई है ना राज्य में कोई है। क्या बचना जरूरी होता है किसी सांसद का? शायद यही था टीएमसी का, यही उनको संरक्षण रहा था जिसके चलते अब तक थे। हारते ही ऐसा क्या हुआ कि लोकसभा से भागने लगे? तो इसके पीछे सबको अपने अपने तरीके पता है कि हो सकता है कि अब इनके पीछे ईडी सीबीआई दौड़ा दी जाए, तो चलो बेहतर है उस पाले में बैठ जाते हैं। जो भी है ये अपना ब्लॉक बनाने की तैयारी में कि नहीं साहब हम उस गठन पार्टी भी नहीं तोड़ रहे हैं, अलग भी नहीं बैठ रहे हैं। जैसे आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल के अंदर टीएमसी के विधायकों ने भी यही किया, पार्टी से अलग नहीं निकल रहे हैं। अलग निकल गए तो फिर मतदाता हमको बुरी तरह से ट्रोल करेगा, तो दोबारा चुनाव कराना पड़ जाएगा, जो कि फिर मतलब अलग मामला फंस जाएगा। बोले हम अंदर ही ब्लॉक बना ले रहे हैं, हम ममता बनर्जी की नहीं सुनेंगे। तो भय खत्म हो गया और भय बिन प्रीत हो नहीं पा रही है। तो टीएमसी का भय खत्म हुआ, हाल आपके सामने है। फिलहाल के लिए लगातार सांसद इस्तीफा देते दिख रहे हैं। डीएमके की कहानी क्या चल रही है? तो डीएमके की कहानी क्या चल रही है ना कि वो इंडिया ब्लॉक में नहीं है अब, यानी कि उन अपोजिशन वाले ब्लॉक में नहीं है। क्यों? क्योंकि कांग्रेस ने थलपति विजय को समर्थन दे दिया तमिलनाडु में, बोले हम आपके साथ नहीं है। ऐसे में अब अपॉर्चुनिटी है एनडीए के लिए कि उन्हें समझाए कि हम आपका ख्याल रखेंगे। हो सकता है वो समर्थन दे दे और हो सकता है वोट देने ना आए, तो वोट ना दे तो ऐसे में इंडिया ब्लॉक का मजबूती कम हो जाएगा, तो इनका वोट बैंक वैसे ही बढ़ जाएगा। आम आदमी के 7 जो सांसद हैं राज्यसभा के, वो ऑलरेडी जाकर बीजेपी से मिल लिए हैं, तो इनका गणित बन रहा है। तो इस तरीके से डिलिमिटेशन बिल की जो समीकरण है उसमें 543 जो लोकसभा की सीटें हैं ना, उसी के पीछे की जो कवायद है उसके समीकरणों को अगर देखो तो एनडीए के पास 293 थे, 5 एडिशनल जोड़ने में कामयाब हुए थे। टीएमसी की बगावत बनाकर 313 ले जाएगी, अगर 5 हटा भी दें तो 313। डीएमके के भी 22 सांसद हैं, वो इनको मिल सकते हैं। सारे गणित को जोड़ लो तो ये संख्या 346 तक पहुंचती दिखाई देती है। अगर 543 की 543 वोट देने आ जाएं तो बहुमत से ये 14 अंक पीछे हैं। तो हो सकता है कहीं तो वोट देने ना आए, 3 लोकसभा सीटें वैसी खाली चल रही हैं। तो कुल मिलाकर बहुमत का आंकड़ा अगर 2/3 सीटों में 360 पर जाता है, तो सारे समीकरणों को अगर बिल्कुल एडवर्स लेकर चला जाए तो एनडीए 14 सीटें पीछे चल रही है। अब 14 के लिए तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि वो सांसद हैं जो इंडिया ब्लॉक में भी नहीं है और एनडीए में भी नहीं है, तो उनका समर्थन लेकर के छोटे दलों को साध करके परिसीमन बिल को लाया जा सकता है। तो राज्यसभा के क्या हाल है? राज्यसभा के अंदर जो 245 सीटें हैं उनके लिए एनडीए पहले ही बहुमत में चल रहा है। एनडीए के पास वो नंबर ऑलरेडी है, करिश्माई नंबर, जिससे ये बिल को पास कराकर ले जा सकता है। बहुमत का आंकड़ा 162 है, एनडीए 147 पर पहले ही चल रही है और अभी हो गए चुनाव। तो ऐसे चुनावों के अंदर भाजपा 12 सीट तो पहले ही जीतकर राज्यसभा चुनावों में आ ही गई है। तो 26 में से 23 उम्मीदवार निर्विरोध जीतकर आ चुके हैं। एनडीए 147 पहले था, 165 पर जाकर के अब चला गया है। तो इस प्रकार से नया जो नंबर है वो राज्यसभा में इनको सपोर्ट कर रहा है। लोकसभा ही बोटलनेक है। तो देखते हैं मानसून सत्र में अगर ये काम कराने में कामयाब होते हैं तो भारत की लोकसभा के अंदर सीटें बढ़कर 850 हो जाएंगी। ये अपने आप में एक बड़ा परिवर्तन देखा जाएगा। तो क्या ये पास करा पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। सवाल इससे बड़ा ये है कि क्या ये रास्ता इतना आसान होगा? इसके पीछे की जो चुनौती है वो ये है कि डीएमके ने तो बकायदा इस बात पर बिल हारने पर जश्न मनाया था, क्या वो साथ आ पाएगा? ये बड़ी चुनौती है, क्योंकि वो अभी ताजा बयानों में मना किया है। ये बड़ी चुनौती है। शिवसेना के बारे में भी कहा जा रहा है कि जो उद्धव ठाकरे ग्रुप है वो आ सकता है, लेकिन क्या करें जब शिंदे ग्रुप सरकार में बैठा हुआ है तो उद्धव ठाकरे ग्रुप कैसे आएगा? तो ये कुछ छोटी मोटी चुनौतियां हैं, देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जिस तरह के परिवर्तन हाल ही के समय में देखे गए हैं टीएमसी में, आम आदमी पार्टी में, उससे लग रहा है कि मानसून सत्र इस बार गजब ही मानसून होने वाला है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या राय रखते हैं जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।